गांव में सरकारी हैंडपंप के आसपास कुछ विचित्र घटनाएं होने लगी। सभी लोग उन घटनाओं से अचंभित थे। अरे दीदी, का तुम रात सुने रही? ई हैंडपंपवा खुदे चलत रहा। राती 12 बजे भला कौन पानी भरे आई? हमें तो बहुत डर लागत बा। हाँ रानी, हम सुने रही। हमार रिंकिया के पापा तक कहत रही कि हम जाके देखा। हम उनके रोक लिहिस। कौन जाने का बला हुई। फिर उसी रात फिर से 12 बजते ही वह हैंडपंप खुद से चलने लगा। सभी गांव वाले सुन रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर देखे। फिर सुबह होने पर, अरे मीना दीदी, चला हो हैंडपंपवा पर पानी भरे के। हमें अकेले जाते डर लागत बा। फिर वे दोनों हैंडपंप पर जाती हैं। वहां पहुंचकर उनकी आंख फटी की फटी रह जाती है। वहां किसी के पैर का निशान होता है जो इंसानी पैर से दुगने साइज का होता है। ई देखा हो रानी, हम कहत रहे ना कुछ गड़बड़ जरूर बा। ई देखा, भला किस इंसान के इतना बड़ पैर हुई। तभी वहां पिंकी आ जाती है। अरे दीदी, क्या हुआ? आप दोनों इतनी परेशान क्यों हैं? ई देखो बहन, इतना बड़का पैर। लागत है कौनो शैतान ई हैंडपंपवा पे आया रहा। कम ऑन दीदी, कोई प्रैंक कर रहा होगा। हमारी सिटी में तो ऐसे बहुत करा जाता है। अरे आप शहर से आई रही पिंकी बहन, आप ये सब ना समझी। फिर रात होने पर हैंडपंप फिर खुद से चलने लगता है। मम्मी, मैं जा रही हूँ हैंडपंप के पास। मैं अभी सबक सिखाती हूँ इस नमूने को। फिर जैसे ही पिंकी वहां पहुंचती है, वह दंग रह जाती है। वहां 2 सिर की एक चुड़ैल हैंडपंप चला रही होती है। पिंकी के पसीने छूट जाते हैं। आ गई? बहुत इंतजार कराया तुम गांव वालों ने। 2 दिन से कोई खोपड़ी खाने को नहीं मिली। मेरा तो सिर ही दर्द हो गया ये हैंडपंप चला चला के। कितने दिनों में एक शिकार आया है। पिंकी हाथ जोड़कर अपने घुटनों पर बैठ जाती है। चुड़ैल जी, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा कोई गांव वालों से प्रैंक कर रहा है। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी। मैं तो पास के शहर में पढ़ती हूँ, इस गांव में घूमने आई हूँ। पर चुड़ैल उसकी विनती नहीं सुनती और उसकी खोपड़ी खा जाती है। फिर अगली सुबह, अरे मीना बहन, देखत हो, आज तो यहाँ खून भी पड़ा बा। कौनो अनहोनी हो गई लागत बा। तभी पिंकी की माँ वहां आ जाती है। अरे कल रात से मेरी पिंकी घर नहीं आई। वो रात इस नल पर आई थी। हाँ, ये खून कैसा पड़ा है? कहीं ये मेरी पिंकी का तो नहीं? अरे भौजाई, हम उसे कल ही कहे रहे कि ज्यादा लेक्चर का झाड़ो। लगता है उसके साथ कुछ गलत हुई गवा। थोड़ी देर में झाड़ियों में उन्हें पिंकी की सिर कटी लाश दिखती है। यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। सब फैसला करते हैं कि अब से इस हैंडपंप पर कोई नहीं आएगा। फिर रात होने पर वह चुड़ैल फिर से हैंडपंप पर आकर उसे चलाने लगती है, पर कोई नहीं आता। लगता है गांव वाले चालाक बन रहे हैं। इनको किसी और तरकीब से बुलाना होगा, नहीं तो हम भूखी मर जाएंगी। हाँ, पर करें क्या? रुक जा मेरे जुड़वा सिर, अभी तुझे किसी खोपड़ी का स्वाद चखवाती हूँ। फिर वह चुड़ैल पिंकी के घर के पास पहुंच जाती है। वहां जाकर चुड़ैल पिंकी की आवाज में उसकी माँ को आवाज देती है। मम्मी, मम्मी, दरवाजा खोलो मम्मी।
मम्मी। पिंकी की आवाज सुन उसकी माँ झट से दरवाजा खोलती है। वह बाहर चुड़ैल को देख पिंकी की माँ कांपने लगती है। पिंकी, ये तुझे क्या हुआ? चुड़ैल की एक खोपड़ी अपनी लंबी जीभ से पिंकी की माँ को जकड़ लेती है। मैं कोई पिंकी विंकी नहीं। तेरी पिंकी तो कब की हजम भी हो गई होगी। अब तू मेरा खाना बनेगी मूर्ख औरत। फिर चुड़ैल उसकी खोपड़ी काट कर निकाल लेती है और उसे खा जाती है। फिर सुबह होने पर पिंकी की माँ की सिर कटी लाश देखकर पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। सुनत हो जी, उस शहर वाली माँ बेटी के कोई मार के मुंडी गायब कर दिया रहा। लगता है कोनो भूत पिशाच ही सब कर रहा है। तुम बाहर ना जावा, तुमका कुछ हो गए तो हम का करब? अरे हमका कुछ ना होई। हम जात रहे वो हैंड पंपवा के आसपास सीसीटीवी कैमरा लगाई खातिर, हाँ, ताकि देख सकें आखिर मामला का बा। फिर वह गांव की कई दीवारों पर सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। रात होने पर वह चुड़ैल वापस आती है। वह थोड़ी देर हैंडपंप चलाती है पर कोई नहीं आता। वह गांव में पिंकी और उसकी माँ की आवाज निकालकर सबको बुलाती है पर कोई नहीं आता। लगता है गांव वाले बहुत होशियार हो गए हैं, कुछ करना पड़ेगा। हाँ, कुछ तरकीब सोचो, नहीं तो अगर हम 2 दिन भूखी रही तो मर जाएंगी। गांव वाले हैंडपंप से पानी नहीं भर रहे पर कुएं से तो भर रहे हैं। हम चलकर कुएं में बैठ जाती हैं। जैसे ही कोई आएगा तुम अपनी लंबी जीभ से उसे अंदर खींच लेना, फिर हम उसे खा जाएंगी। हाँ, सही कहती हो। फिर वह चुड़ैल कुएं में जाकर छिप जाती है। सुबह होने पर, अरे सुबह सुबह कहाँ जावत बा? रात तू शैतानी शक्ति सारे गांव में घूम रही। अरे तू डरा ना हमार राजकुमारी, हमका कछु ना हुई। हाँ, हम जाए रहे सीसीटीवी कैमरा से रिकॉर्डिंग ले खातिर। हाँ, अच्छा जावत ही हो तो मटका में पानी भर लावा कुआं से। फिर रानी का पति मटका लेकर निकल जाता है। अरे पहले रिकॉर्डिंग निकाला कि कुएं पे जावा? चलो पहले कुएं पे चलते हैं, नहीं तो वहां भीड़ हो जाए। फिर वह कुएं पर जाता है। जैसे ही वह कुएं में अपना घड़ा डालता है, चुड़ैल का सिर अपनी जीभ से लपेट कर उसे अंदर खींच लेता है। वह कुछ बोल भी नहीं पाता और चुड़ैल उसकी खोपड़ी खा जाती है। कुछ देर में गांव वालों को उसकी सिर कटी लाश कुएं में दिखती है। इस बार और कोहराम मच जाता है। हम कहर, अरे हम इकरा के कही रही ना जावा सुबह सुबह, पर ये हमारी एक न सुनी। हम तो लुट गईली, बर्बाद हो गईली। हे राम। पर तुहार पति सुबह सुबह आया क्या करने रहा? फिर रानी ने बताया कि उसके पति ने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे गांव में, जिससे यह पता चल सके कि आखिर मामला क्या है। फिर वे सब गांव वाले सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्डिंग निकालते हैं, टीवी पर चलाते हैं और चुड़ैल का सारा सच उनके सामने आ जाता है। वे यह भी सुन लेते हैं कि अगर वे चुड़ैल 2 दिन भूखी रही तो मर जाएंगी। गांव वालों, हमारे सामने एक बहुत खतरनाक दुश्मन है। इसे हराने के लिए हमें बस ये करना है कि हम 3 दिन तक अपने घरों में कैद रहें, नहीं तो ये 2 मुंडी वाली चुड़ैल कई और लोगों को अपना शिकार बना लेगी। मैं गांव में 3 दिन के लॉकडाउन का ऐलान करता हूँ। लॉकडाउन होने के बाद वे चुड़ैल 2 दिन तक गांव में आई अपना शिकार पकड़ने के लिए। उन्होंने कई तरकीबें लगाई पर कोई अपने घर से बाहर नहीं आया और वे दोनों चुड़ैल मर गईं। एक दिन की बात है।
राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ जंगल में शिकार पर गई हुई थी। तभी वहां पर अचानक से एक बहुत बड़ा दानव आ जाता है। राजकुमारी जी जल्दी भागो यहाँ से, नहीं तो ये दानव हम सबको खा जाएगा। जाती कहाँ हो? रुको! दानव एक एक करके राजकुमारी की दासियों और सैनिकों को अपनी हथेली पर उठा लेता है। ए दानव रुको, तुम इन्हें नहीं खा सकते। इतनी सुंदर राजकुमारी, इसे तो मैं अपनी रानी बनाऊंगा। दानव राजकुमारी की दासियों को छोड़ देता है और राजकुमारी को अपनी हथेली पर उठा लेता है। छोड़ो छोड़ो मुझे। दानव राजकुमारी को अपनी डरावनी आंखों से देखने लगता है। ये देख राजकुमारी बेहोश हो जाती है। मैं इससे शादी करूंगा। तुम राजकुमारी को उस दानव के हवाले कैसे छोड़कर आ सकते हो? महाराज हमें माफ कर दें, पर हम कर भी क्या सकते थे। सारे राज्य में ऐलान कर दो, जो राजकुमारी को उस दानव से छोड़ा कर लाएगा, मैं उसकी शादी अपनी बेटी राजकुमारी से कर दूंगा और साथ में उसे इस राज्य का राजा भी बनाऊंगा। उधर दानव राजकुमारी को लेकर चला जाता है और उसे अपनी गुफा में कैद कर लेता है। चारों तरफ इंसानों की खोपड़ियां हड्डियां पड़ी हुई थी। मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुमसे शादी करूंगा। नहीं नहीं, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते, तुम एक दानव हो। लेकिन मुझे तुमसे शादी करनी है। मैं मर जाऊंगी पर तुम दानव से शादी कभी नहीं करूंगी। देख लेना, एक ना एक दिन कोई ना कोई तो मुझे बचाने जरूर आएगा और तुम्हें मारकर मुझे यहाँ से ले जाएगा। मुझे कोई नहीं मार सकता। राजकुमारी की खबर आग की तरह चारों तरफ पूरे राज्य में फैल जाती है। अरे भैया, तुमने कुछ सुना है कि राजकुमारी को एक भयानक दानव उठा कर ले गया है? हाँ, सुना तो मैंने भी है। राम जाने उस दानव ने राजकुमारी जी के साथ पता नहीं क्या किया होगा। भाई, अब तक तो वो दानव राजकुमारी जी को मारकर खा गया होगा। हाँ, अरे शुभ शुभ बोल, वो राजकुमारी जी हैं। अगर किसी ने सुन लिया ना तो तुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तभी वहाँ पर खड़ा एक लड़का उन सभी की बातें सुन रहा होता है और वो मन में सोचने लगता है, मैं लेकर आऊंगा राजकुमारी जी को। फिर राम सिंह राजा से जाकर मिलता है। महाराज, मैं राम सिंह, मैं राजकुमारी को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। ठीक है, अगर तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए सैनिक या और किसी चीज की जरूरत हो तो तुम ले जा सकते हो। जी धन्यवाद, मुझे बस एक तलवार चाहिए और कुछ नहीं। फिर राम सिंह राजकुमारी को दानव से छुड़ाने के लिए जंगल की ओर पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम करता है। तभी राम सिंह ने देखा कि एक बाबा पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगा रहे हैं। तभी अचानक से एक शेर बाबा के ऊपर आकर हमला करने की कोशिश करता है। ये देख राम सिंह शेर के ऊपर जोरदार तलवार फेंकता है। तलवार के वार से शेर वहीं पर ढेर हो जाता है। बाबा, आप ठीक तो हो? मुझे कुछ नहीं हुआ बालक, तुमने मेरी जान बचाई। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? आप मुझे बस अपना आशीर्वाद दे दें। मुझे आपके आशीर्वाद के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बालक, हम तुम्हारी बात से प्रसन्न हुए। मैं तुम्हें एक ऐसी तंत्र विद्या सिखाता हूँ जिससे तुम जिस किसी का भी रूप लेना चाहो ले सकते हो। वो बाबा, राजकुमारी जी को एक दानव उठाकर ले गया है। मैं राजकुमारी को ढूंढने के लिए निकला हूँ। बाबा अपना ध्यान लगाकर पता लगाते हैं। वो दानव राजकुमारी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर घने जंगलों में एक गुफा है, वहाँ लेकर गया है। मैं इसके आगे तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। राम सिंह बाबा का आशीर्वाद लेकर निकल जाता है। तभी उसे घने जंगलों के बीच एक गुफा दिखाई देती है। लगता है ये उसी दानव की गुफा है। मुझे यहीं छिपकर दानव का इंतजार करना पड़ेगा। तभी कुछ देर में दानव गुफा से बाहर निकलकर चला जाता है। यही सही मौका है गुफा के अंदर जाने का। राम सिंह गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर राम सिंह देखता है कि दानव ने राजकुमारी को एक बहुत बड़े पिंजरे में कैद कर रखा है। मुझे यहाँ से निकालो, वो दानव मुझसे शादी करना चाहता है।
मैं मर जाऊंगी पर उस दानव से शादी नहीं करूंगी। राजकुमारी जी, आप चिंता ना करें, मेरे होते हुए दानव आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वो दानव बड़ा ही खतरनाक है, वो तुम्हें मारकर खा जाएगा। राजकुमारी, आप मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आप दानव से प्यार का नाटक करो। जैसे ही दानव के बड़े बड़े कदमों की आहट आती है, राम सिंह एक मक्खी का रूप ले लेता है। राजकुमारी जी, आप जल्दी से मुझे अपने बालों में छुपा लो। राजकुमार राम सिंह मक्खी को अपने बालों में छुपा लेती है। इतने में ही दानव आ जाता है। दुर्गंध, मनुष्य की दुर्गंध, यहाँ जरूर कोई मनुष्य आया है। नहीं तो वैसे भी यहाँ अपनी मौत को दावत देने कौन आएगा? पर मुझे मनुष्य की दुर्गंध आ रही है। वो तुम मांस खाकर आए हो, इसीलिए तुम्हें दुर्गंध आ रही होगी। तो राजकुमारी, तुमने मुझसे शादी करने का क्या सोचा? पहले तुम मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो। दानव राजकुमारी को पिंजरे से बाहर निकाल देता है। फिर राजकुमारी दानव से प्यार का नाटक करने लगती है। सच कहूँ तो तुम मुझे अच्छे लगते हो। सही में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मुझे पसंद करती हो। अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? ये कहते हुए राजकुमारी दानव के गले लग जाती है और मन में कहने लगती है, न चाहते हुए भी मुझे इसके गले लगना पड़ रहा है। तो ठीक है, हम आज ही शादी कर लेंगे। किली 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 किली। नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा इंतजार तो करो मेरी जान। दानव राजकुमारी की बातें सुनकर फूला नहीं समाता। फिर कुछ देर में रात हो जाती है। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। ठीक है, तुम आराम से सो जाओ। और अगले दिन दानव को भूख लगती है तो वो भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकल जाता है। दानव के जाते ही राम सिंह राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी जी, मुझे अपने बालों से बाहर तो निकालो। राजकुमारी मक्खी बने राम सिंह को अपने बालों से बाहर निकाल देती है। राम सिंह वापस मक्खी से राम सिंह बन जाता है। अगर सही में दानव ने मुझसे शादी कर ली तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। राजकुमारी जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे ही हर रोज राम सिंह दानव के आने से पहले मक्खी बन जाता और राजकुमारी उसे अपने बालों में छुपा लेती और दानव के जाते ही राम सिंह वापस मक्खी से राम सिंह बन जाता। इसी तरह से राम सिंह और राजकुमारी को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इस दानव को मारना इतना आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी तो नहीं। राजकुमारी जी, आज जब दानव गुफा में आएगा तब तुम उससे प्यार प्यार में उसकी मौत का राज पूछना। फिर दानव के आने से पहले राम सिंह मक्खी बन जाता है और उसे अपने बालों में राजकुमारी छुपा लेती है। और जैसे ही दानव गुफा में आता है, क्या बात है, आज आप किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे। ये सुनकर तो दानव खुशी से नाचने लगता है। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि कहीं कोई तुम्हें मार न डाले। ये सुनते ही दानव जोरों से हंसने लगता है। मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं, चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो। तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है? नहीं, मैं कैसे मान लूं कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता? वो पिंजरे में तोता देख रही हो? हाँ, तो उसमें देखने वाली क्या बात है? वो कोई मामूली तोता नहीं है, बल्कि उस तोते में मेरी जान छुपी है। जैसे ही कोई उस तोते को मारेगा, मेरी मौत हो जाएगी। सच्ची में? हाँ, ये राज आज तक कोई नहीं जान पाया सिवाय मेरे। और अब तुम जानती हो, क्योंकि अब तुम मेरी रानी बनने वाली हो, इसलिए ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। फिर राजकुमारी और दानव सो जाते हैं और अगले दिन जैसे ही दानव अपने शिकार के लिए दूर निकल जाता है, राजकुमारी मक्खी को अपने बालों से निकाल देती है। मक्खी वापस से राम सिंह बन जाता है। राजकुमारी जी, दानव के आने से पहले हमें इस तोते को मारना होगा जिसमें दानव की जान छिपी है। हाँ, हमें जल्दी ही करना होगा। राम सिंह जैसे ही तोते को पिंजरे से निकालकर अपने हाथ में पकड़ता है। मुझे जल्दी ही तोते के पास पहुंचना पड़ेगा। दानव जल्दी जल्दी तोते के पास पहुंचने की कोशिश करता है। वैसे ही राम सिंह तोते की गर्दन पकड़ लेता है। दानव लड़खड़ाता हुआ राम सिंह को पकड़ने की कोशिश करता है। उससे पहले ही राम सिंह तोते की गर्दन मरोड़ कर तोड़ देता है।
तोते के मरने के साथ ही दानव का भी अंत हो जाता है। फिर राजा राजकुमार और राम सिंह की शादी करवा देता है। एक छोटे से गांव में एक अनाथ आश्रम था। उस अनाथ आश्रम में बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए एक बिरजू नाम का नौकर रखा हुआ था। एक दिन की बात है। बिरजू, हमारे अनाथ आश्रम में बहुत ज्यादा बच्चे हो गए हैं। ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे कम समय में जल्दी रोटियां बन सकें? मैं सोच रहा हूँ क्यों न मैं एक रोटी बनाने वाली मशीन ले आऊं। हाँ मालिक, इतने सारे बच्चों की अकेले रोटी बनाने में बहुत परेशानी होती है। मुझे एक रोटी बनाने की मशीन चाहिए। ये देखिए, रोटी बनाने की एकदम बढ़िया मशीन। मालिक को वो रोटी बनाने की मशीन पसंद आ जाती है। अनाथ आश्रम का मालिक रोटी बनाने की मशीन को फौरन खरीद लेता है। फिर मालिक रोटी बनाने की मशीन को अपने अनाथ आश्रम में जाकर लगा देता है, जिससे रोटियां मिनटों में बनकर तैयार हो जाती हैं। भाई वाह, रोटी बनाने की मशीन से कितनी जल्दी रोटियां बन गईं। बिरजू, अब तुम जल्दी से सभी बच्चों को खाना खिला दो। बिरजू सभी अनाथ बच्चों को खाना खिलाने लगता है। रोटी खिलाते खिलाते बिरजू मन में सोचने लगता है, क्यों ना मैं इस रोटी मशीन से फायदा उठाऊं? जब आश्रम के सभी लोग सो जाया करेंगे, तब मैं इस रोटी मशीन से रोटियां बनाकर आबे वालों को बेच आया करूंगा। इससे मुझे फायदा ही फायदा होगा। बिरजू ये सब सोच ही रहा होता है, तभी अचानक वहाँ से एक बंदर आ जाता है। उसे देखकर बिरजू उस बंदर को भगाने लगता है। चल 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 भाग यहाँ से। हट, हट, हट। वो बंदर वहाँ पर रोटी खा रहे बच्चों की तरफ देखने लगता है। तभी अचानक से वो बंदर वहाँ पर रखी रोटी उठाकर खाने लगता है। ये देख बिरजू बंदर को भगाने के लिए एक डंडा उठा लेता है और उसे मारने लगता है। तभी वहाँ पर अनाथ आश्रम का मालिक आ जाता है। बिरजू, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इस बंदर को क्यों मार रहे हो? क्या बताऊं मालिक, कब से इसे भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यह है कि भागता ही नहीं। और तो और इसने बच्चों की रोटियां खा ली। इसे मत मारो, लगता है ये बंदर बहुत दिनों से भूखा है। इसे भूख लगी होगी, तभी ये यहाँ से नहीं जा रहा। ये सुनते ही बंदर मालिक के पास आकर उसके पैरों में बैठ जाता है और बड़े प्यार भरी नजरों से देखने लगता है। मालिक भी बंदर के सिर को बड़े प्यार से सहलाता है। बिरजू, इस बंदर को खाने के लिए रोटियां दे दो। पर मालिक, आप इस तरह बंदरों को रोटियां खिलाने लगे तो ये बंदर रोज यहाँ आने लगेगा। इसे देखकर फिर और भी बंदर आने लगेंगे। तो क्या हुआ अगर ये बंदर यहाँ रोज रोटी खाने आने लगेगा? जैसे यहाँ और बच्चे खाना खाते हैं, ये भी खा लिया करेगा। पर मालिक, ये ठीक नहीं है। पर कुछ नहीं, इस बंदर को अभी के अभी रोटी खिलाओ। अगर ये बंदर यहाँ रोज रोटी खाने आता है तो तुम इसे रोज रोटी खिलाओगे, ठीक है? बिरजू मालिक की बात सुनकर कुछ नहीं कहता और चुपचाप बंदर को लाकर रोटियां खिला देता है। बंदर भर पेट खूब रोटियां खाता है। जब उसका पेट भर जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर जैसे ही शाम होती है। बिरजू, अब रोटी बनाने वाली मशीन का काम नहीं है, तुम उसे याद से बंद कर देना, ठीक है? ठीक है मालिक। मालिक के जाते ही बिरजू चुपचाप रोटी बनाने वाली मशीन से रोटियां बनाकर उन्हें ढाबे पर बेचने चला जाता है। ये रही तुम्हारी 100 रोटियां। ढाबे वाला बिरजू से रोटियां ले लेता है। ओए बिरजू, ये लो अपनी रोटी के पैसे। ओए बिरजू, एक बात बताओ, तुमने रोटी सप्लाई करने का नया काम शुरू कर दिया है क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। फिर बिरजू वहाँ से रोटी के पैसे लेकर वापस आ जाता है। अरे, रोटी बेचने के चक्कर में मैं तो मशीन बंद करना ही भूल गया। फिर बिरजू रोटी बनाने की मशीन बंद कर सो जाता है और अगली सुबह बिरजू मशीन से रोटियां बनाकर बच्चों को खिला रहा होता है। तभी अचानक से कल वाला बंदर फिर आ जाता है। उसे देखकर बिरजू को बड़ा गुस्सा आता है। वो एक डंडा उठाकर उसे मारने वाला ही होता है। तभी अनाथ आश्रम का मालिक आ जाता है और गुस्से में बिरजू का हाथ पकड़ लेता है। बिरजू, तुम पागल हो गए हो क्या, जो एक बेजुबान जानवर को मार रहे हो? वो मालिक, वो चुप करो,
आज के बाद अगर मैंने तुम्हें दोबारा ऐसी गलती करते देखा तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, समझे? बिरजू, बंदर को खाने के लिए रोटी दो। बिरजू बंदर को ना चाहते हुए भी रोटी दे देता है। बंदर रोटी खाकर वहां से चला जाता है। इसी तरह बंदर भी आश्रम के बच्चों के साथ रहने लगा। सब उसे प्यार से बजरंगी बुलाते थे। बजरंगी आश्रम के बच्चों के साथ काफी घुल मिल गया था। वो बेजुबान होते हुए भी बहुत समझदार था। अनाथ आश्रम का मालिक भी बंदर को अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगा था। इधर बिरजू रोज रात को सब सो जाते तो वो चुपके से मशीन से रोटियां बनाकर ढाबे वाले को बेचकर चोरी से पैसे कमा रहा था। ऐसे ही एक रात जब आश्रम के सभी बच्चे सो जाते हैं तो बिरजू रोटी बनाने की मशीन से रोटियां बनाकर उन्हें ढाबे पर बेच आता है। इस बात का पता बंदर को चल जाता है। फिर अगले दिन जैसे ही रात होती है, बिरजू सबके सोने के बाद रोटी मशीन से रोटियां बनाने लगता है तो बजरंगी उसे रोकने की कोशिश करता है। लगता है इस बंदर को सब पता चल गया है। अब तो ये मुझे पकड़वा कर ही मानेगा। इससे पहले कि ये बंदर मालिक को कुछ बताए, मुझे इसका इंतजाम करना पड़ेगा। फिर बिरजू गुस्से में बंदर को रोटी मशीन में डाल देता है, जिससे बजरंगी की रोटी मशीन में जलकर मौत हो जाती है और वो एक भूतिया बंदर बन जाता है। तुमने मुझे मार डाला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अगली सुबह बिरजू हमेशा की तरह मशीन से रोटियां बना रहा होता है तो उसे पीछे से भूतिया बंदर जोर से कसकर थप्पड़ मारता है। कौन है? बिरजू पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। बिरजू को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। बिरजू बड़ी मुश्किल से रोटी मशीन से रोटियां बनाकर बच्चों को खिलाने लगता है। तभी आश्रम का मालिक और बच्चे बिरजू से कहते हैं, बिरजू, क्या बात है? आज बजरंगी नहीं दिखाई दे रहा। तुमने तो उसे कुछ नहीं कहा ना? नहीं तो नहीं। फिर ये अचानक से बजरंगी कहाँ चला गया? उसने तो ऐसा कभी नहीं किया। फिर अचानक से बजरंगी कहाँ जा सकता है? बिरजू को तो सब पता था कि उसने खुद बजरंगी को रोटी मशीन में जलाकर मार डाला। फिर जैसे ही रात होती है, बिरजू हमेशा की तरह रोटी मशीन से जैसे ही रोटियां बनाने के लिए जाता है तो अचानक से रोटी मशीन अपने आप चलने लगती है। ये क्या? ये रोटी मशीन अपने आप कैसे चलने लगी? ये तो बंद थी। बिरजू रोटी मशीन को जैसे ही बंद करता है, रोटी मशीन फिर चालू हो जाती है और उसमें से रोटियों की जगह खोपड़ियां निकलने लगती हैं। ये क्या? रोटी मशीन से ये खोपड़ियों की रोटी बनकर कैसे निकल रही है? तभी उसे रोटियां बनाता हुआ भूतिया बंदर दिखाई देता है। ये देखकर बिरजू बुरी तरह डर जाता है। भूत, भूत, बचाओ, बचाओ, भूत! चिल्ला और जोर से चिल्ला, देखता हूँ तुझे कौन बचाने आता है। तू आश्रम के बच्चों की रोटियां चुरा कर बेचता है। तूने अपने ही मालिक के साथ गद्दारी की। तू ऐसा कैसे कर सकता है? इसने तुझे सब कुछ दिया, तू उसे ही धोखा दे रहा है। मुझे माफ कर दो। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा, कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। और जो तूने मुझे रोटी मशीन में जलाकर मार डाला। भूतिया बंदर बिरजू की गर्दन पकड़ लेता है। भागता कहाँ है? अभी तो मुझे तेरी रोटियां बनानी है। भूतिया बंदर बिरजू की गर्दन पकड़कर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी बिरजू के चीखने की आवाज सुनकर वहां आश्रम के बच्चे आ जाते हैं। वो देखते हैं कि भूतिया बंदर ने बिरजू की गर्दन को पकड़ रखा है, तो वो बच्चे मालिक को बुला लाते हैं। छोड़ दो इसे मत मारो। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इसे मारना चाहते हो? मालिक, आपको नहीं पता, इसने आपके साथ धोखा किया है और मुझे रोटी मशीन में जलाकर मार डाला। फिर भूतिया बंदर अनाथ आश्रम के मालिक को सारी बात बताता है। बजरंगी, छोड़ दे इसे। ये माफी के लायक तो नहीं है, पर इसकी सजा इसे पुलिस जरूर देगी। फिर कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है और जैसे ही पुलिस बिरजू को पकड़ने जाती है तो भूतिया बंदर बिरजू को रोटी मशीन में डाल देता है, जिससे बिरजू की खोपड़ियों की रोटियां बनकर निकलने लगती है।
इसके किए की सजा इसे मिल ही गई। फिर बजरंगी भी आसमान में एक रोशनी के साथ गायब हो जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है।